सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके सेकंड ग्रेड के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक का एक हिसाब से हम रिवीजन करने वाले हैं। और ये जो रिवीजन की क्लास है आपके एमसीक्यू की क्लासेस रहेंगी, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी क्लासेस रहेंगी। तो पिछली क्लास में जो आपके विकास का टॉपिक और राष्ट्रीय आय का टॉपिक है उसके हमने क्वेश्चन कर लिए थे। और आज की इस क्लास में हम 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वहां आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है। साख सृजन की बात हो रही है, यहाँ पे साख निर्माण की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं व्यावसायिक बैंक द्वारा की जाती है। अगर यहाँ पे नियंत्रण की बात आए तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है। तो ये आएगा इसका नैतिक दबाव, ठीक है। बाकी खुली बाजार की क्रियाएं हैं, बैंक दर है, नकद कोष अनुपात में परिवर्तन है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद में है अगला प्रश्न है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा है। तो आपको बता दें इसमें आपके करेंसी प्लस रिजर्व दोनों ही आएंगे, ठीक है। करेंसी प्लस रिजर्व जो है वो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है। मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित हैं तो आपको मैं बता दूं, मुद्रा की पूर्ति में मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी और जो मांग जमा है, ठीक है, और जो मांग जमा है ये दोनों ही शामिल है। तो इसका आंसर होगा ए व बी, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है। एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है। तो आपको बता दें द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर और विनिमय दर, ठीक है। तो इसका ए और बी दोनों ही आ जाएगा, विनिमय दर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद यानी कि विनिमय दर यानी कि एक देश की मुद्रा जिस दर पर दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगला है, अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा गया है। नेक्स्ट है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि यह क्या करती है, दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है, इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, मुद्रा संपत्तियों में सबसे तरल है। तो ये इसके सभी कारण बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका आ गया डी नंबर। अगला प्रश्न है, करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, कागजी मुद्रा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसे वैधानिक पत्र भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है, जी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, करेंसी जमा अनुपात है। करेंसी जमा अनुपात है तो ये आपके लोगों द्वारा करेंसी में धारिता प्लस बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा, ये आएगा इसका, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। प्राथमिक कार्यों की यहाँ पर बात हो रही है। तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, ये मुद्रा के प्राथमिक कार्य में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। तो गौण कार्य या सहायक कार्य में स्थगित भुगतानों का माप, मूल्य संचय का साधन, मूल्य हस्तांतरण, ये सभी आएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्र लगाता है। तो मार्शल के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो ये लीडिया में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है। तो सेलिगमैन के अनुसार, ठीक है, मुद्रा में वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह्य हो तथा साथ ही जो मूल्य संचय का कार्य भी करती है। तो ये क्राफ्टर के अनुसार, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अंग्रेजी का शब्द मनी लैटिन भाषा के मोनेटा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मुद्रा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत। मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। आकस्मिक कार्य की बात हो रही है तो यहाँ पे साख का आधार, सामाजिक आय के वितरण का आधार, पूंजी की तरलता,
गतिशीलता में सहायक, तो ये सभी आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाए, विनिमय का माध्यम हो, तो ये सभी आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रेष्ठ मुद्रा के गुण कौन से हैं? श्रेष्ठ मुद्रा के गुण कौन से हैं? उपयोगिता होनी चाहिए, वहनीयता भी होनी चाहिए, टिकाऊपन भी होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा के दोष हैं? मुद्रा के दोष की बात कर रहे हैं तो ऋण तंत्र को प्रोत्साहन देना इसका दोष है, वर्ग संघर्ष का उदय होना भी, प्रलोभन को प्रोत्साहन देना, यानी कि सभी आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्य में शामिल है? मुद्रा के कार्य में शामिल है तो मूल्य का निर्धारण करना, विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, मूल्य संचित करना, तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कीमत स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना, तो इसका सभी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देते हैं, बिल्कुल सही है। बैंक दर वही होती है जिस पर जो देश का केंद्रीय बैंक है व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ब्याज दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है। बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है जी, बिल्कुल अंतर होता है। ठीक है। बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनः कटौती दर है, बिल्कुल जी, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। ये इनमें से ये सभी जो कथन है ये सही है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? परिमाणात्मक उपाय की बात करें तो नैतिक दबाव, ये रिपीट हो गया प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। ठीक है। मौद्रिक नीति का संबंध है? मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? खुले बाजार की क्रियाओं से है। ठीक है। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है बैंक दर के माध्यम से। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक सरकार के आर्थिक परामर्शदाता के रूप में कौन काम करता है? तो आर्थिक नीतियों के रूप में, अवमूल्यन के रूप में, व्यापार नीति के रूप में, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। साख नियंत्रण की कठिनाइयाँ निम्न में कौन सी हैं? तो बैंक साख के अतिरिक्त अन्य साख सभी बैंकों पर नियंत्रण का अभाव होना, साख के अंतिम उपभोग पर नियंत्रण का अभाव, तो ये सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नरसिंह समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो बैंकिंग सुधार से है। इसके बाद में है, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा की गई थी 26 दिसंबर 1997 को की गई थी। बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो सभी अनुसूचित बैंकों को, सहकारी बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को, सभी को किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया था? तो गाइपोरिया समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उसकी पुनर्संरचना हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ था? तो वर्मा समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, वर्मा समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? भारतीय जो बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है। आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी कर के लिए दिशा निर्देश घोषित किया था, तो 22 जनवरी 1993 को। ठीक है। 22 जनवरी 1993 को भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ था, तो 1991 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में 14 बड़े अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग सुधार के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया? तो बैंकिंग सुधार के लिए नरसिंह समिति, गाइपोरिया समिति, वर्मा समिति, तीनों का ही किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमित विनिमय क्षेत्र होना चाहिए, सीमित विनिमय क्षेत्र होना चाहिए, और आवश्यकताओं का सीमित होना, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, ये सभी हो जाएंगे इसका, इनमें ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? तो इनमें से ये जो सरल प्रणाली है, आपसी सहयोग में वृद्धि है, आर्थिक असमानताएं हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आपके मुद्रा की पूर्ति का जो टॉपिक है, ठीक है, इसके अंतर्गत हमें जो केंद्रीय बैंक वगैरह है ये पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है।
वस्तु विनिमय प्रणाली है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनके क्वेश्चन भी इसके अंदर डाले गए हैं। अगला प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई है? तो दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य का अभाव, तो ये इसका सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो ये हार्टले विलर्स के अनुसार है। ठीक है। इसके बाद में व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य जो व्यापारिक बैंकों की यहाँ पर बात हो रही है, तो जमाओं को स्वीकार करना, जमाओं को स्वीकार करना। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है। अगला प्रश्न है व्यापारिक बैंक के साख निर्माण की कौन सी सीमाएं हैं? तो देश की मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की तरलता पसंदगी, ब्याज दर, इनमें से ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय बैंक सरकार का स्वामित्व होता है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय बैंक देश के बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है, बिल्कुल सही। इसके बाद में अगला है केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं? तो नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकार का बैंकर, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, इनमें से सभी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो चलन मुद्रा जारी की जाती है। अगला है बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंकों से हुई, वह किस भाषा का है? तो वो इटालियन भाषा का है। ठीक है। अगला प्रश्न है बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इटली में हुई थी 1157 में। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1694 में हुई थी। इसके बाद में है निम्नलिखित में से किसने कहा आधुनिक बैंकों के तीन पूर्वज हैं? व्यापारी, महाजन और सोनार। ठीक है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था क्राउथर ने कहा था। ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न जनता का बैंक कौन सा है? तो जनता का बैंक जो है वो व्यापारिक बैंक है। इसके बाद में है व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें आपके आएगा ऋण देना, साख निर्माण, जमाएं स्वीकार करना, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी हैं? तो बचत जमा भी है, सावधि जमा भी है, चालू जमा भी है, सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देता है? तो वो नगद साख के ऋण, अधिविकर्ष, ऋण एवं अग्रिम, और ये सभी, इसमें सभी आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं सत्य है? तो आपको बता दूं M1 में शामिल किया जाता है C+DD+OD, ये सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है साख गुणक होता है, साख गुणक होता है तो 1/CRR होता है। क्या होता है? 1/CRR होता है, ध्यान रखिएगा। ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। श्री M नरसिम्हन कौन थे? तो ये पूर्व गवर्नर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे? तो ये भारत ये के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो निवेश के निर्धारक घटक पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज दर दोनों ही है। अगला प्रश्न है अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है, ठीक है, MPC अगर 0.5 है तो हमें गुणक का मूल्य बताना है, गुणक का मूल्य बताना है। तो इसे हम बड़ी आसानी से फॉर्मूले के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। तो इसका 1 - फॉर्मूला लगाएंगे MPC। ठीक है। तो यहाँ पर एक MPC दे रखा है, 0.5 दे रखा है, तो इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5। ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से करेंगे गुणा, पॉइंट हट गया तो 5 का 10 से काटे तो 2 बार कटता है, तो इसका आ जाएगा 2, गुण का मूल्य क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कीन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित किस नाम से पुकारा जाता है? तो अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से। ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपको बता दूं डेल्टा C बटा डेल्टा वाई होगा। ठीक है। डेल्टा C बटे डेल्टा वाई होगा। अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति पूछेगा तो डेल्टा S बटे डेल्टा वाई होगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन को भी, साख की राशनिंग को भी, प्रत्यक्ष कार्यवाही को भी, सभी को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वास्तविक ये प्रश्न कंप्लीट नहीं है,
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे नरसिम्हन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1998 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है मुद्रा की पूर्ति की माप, मुद्रा की पूर्ति की माप M1 में क्या शामिल है? तो मैं आपको बता दूं, जनता के पास करेंसी, सी DD प्लस OD, बैंकों के शुद्ध मांग जमा और रिजर्व जमा सभी शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, गुणात्मक विधि है कौन सी है? तो उपभोक्ता साख का नियंत्रण जो है वो इसकी गुणात्मक विधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, अब स्फीतिक अंतराल माप बताता है, तो ये न्यून मांग को बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? मुद्रा पूर्ति का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। पूंजी की सीमांत क्षमता या उत्पादकता, ठीक है, बराबर क्या होगा? प्रत्याशित आय लागत। अगला प्रश्न है भारत में कौन बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है? तो नरसिम्हन समिति जो है वो भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए मौद्रिक उपाय कौन कौन से हैं? तो खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर में वृद्धि, नकद कोष अनुपात में वृद्धि। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? तो पॉल एजिंग ने किया था। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है बैंक का एजेंसी कार्य क्या होता है? तो ट्रस्टी का कार्य करना होता है। अगला प्रश्न है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? तो पॉल एजिंग ने किया था। अगला प्रश्न है प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, ठीक है, वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा होता है। इसके बाद में लेन देन के लिए मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति बेलोचदार होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है बैंक दर में वृद्धि सूचक है, तो महंगी मुद्रा नीति। अगला प्रश्न है बैंक दर ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है, तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर। ठीक है, अगला प्रश्न है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य कर रही है, परिभाषा सम्मिलित है, तो ये परिभाषा जो कार्यात्मक परिभाषा में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता मुद्रा का क्या है? नैतिक दोष भी है, आर्थिक दोष भी है, सामाजिक दोष भी है। ठीक है, बचत जमा की विशेषताएं हैं, तो ये इन्हें चेक द्वारा नहीं निकलवाया जा सकता है, ये निकट मुद्रा का अंग होती हैं, इन जमाओं पर ब्याज दर कम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्रीय बैंक के समाशोधन गृह के कार्य का निम्न में से क्या लाभ है? तो पारस्परिक लेन देन का निपटारा कम मुद्रा में हो जाता है, बैंकों के पारस्परिक संबंध बढ़ते जाते हैं, इससे केंद्रीय बैंकों व्यापारिक बैंकों की तरलता स्थिति का पता चलता है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने के लिए वर्ष 1990 में किस समिति का गठन हुआ था? तो गाइपोरिया समिति का गठन हुआ था। ठीक है, बचत कब ऋणात्मक होती है? तो APC प्लस APS बराबर 1 हो तब। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट निवेश जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है वो स्वायत्त निवेश कहलाता है। ठीक है, साधन सेवाओं के रोजगार में वृद्धि उचित है जब सामूहिक मांग बराबर सामूहिक पूर्ति के अतिरेक मांग उत्पन्न होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो सार्वजनिक व्यय में कमी होना। ठीक है, सार्वजनिक व्यय में कमी होना। इसके बाद में अगला प्रश्न है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में सही कथन है, तो इन दोनों का योग जो है 1 के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मांग जमा से अभिप्राय है बैंक में जमा वह राशि जो जिसका भुगतान मांगने पर तुरंत हो जाए, जिसका ऋण के रूप में मांग हो, जी जिसे ATM से निकाला जा सके, इसका होगा आपके A और C। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है स्थायी जमा की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। स्थायी जमा फिक्स FD की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर कम होती है। ठीक है, आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी, आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी
तो 1929 से 1932। ठीक है। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो नोट निर्गमन का कार्य है, अंतिम ऋणदाता भी है, आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना, लेकिन वित्तीय नीति का नियंत्रण करना ये नहीं है इसका कार्य। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है? तो रोजगार के स्तर में कमी होना, औसत मूल्य स्तर में कमी होना, उत्पादन में गिरावट होना, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।